हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर बात करते हैं कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है इसमें टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी बेसिकली होती क्या है? टोटोलॉजी का जैसे टोटोलॉजी का मतलब होता है कि डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, चीज़ें देखिए। Tautology is defined as the compound proposition that is always true for all possible truth values of its propositional variable and its contain t in the last column of its truth value in table. ठीक, इट मीन्स इसका मतलब होता है जैसे कि कोई कंपाउंड प्रपोजिशन है और उसको उसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करने पर हमें उसके लास्ट कॉलम यानी कि जो उसके कंक्लूजन के कॉलम में सारी वैल्यूज कैसी आई हैं? ट्रू आई हैं। सारी वैल्यूज ट्रू आई हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ टोटोलॉजी। दैट इज एग्जांपल के लिए देखते हैं, द डॉक्टर इज आइदर मेल और फीमेल। अगर कैसी भी कोई प्रपोजिशन, इस पर कोई कंपाउंड प्रपोजिशन अप्लाई की जाती है और उसकी टेबल डिजाइन की जाती है तो वो क्या ट्रूथ वैल्यू वो रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि कोई डॉक्टर आइदर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बोथ तो हो नहीं सकता, हो भी सकता, सॉरी। आइदर इट इज रेनिंग और नॉट, क्या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक, तो टोटोलॉजी का बेसिकली एक ही मतलब होता है कि लास्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम होगा वो टोटल कैसा होगा? ट्रू होगा। जैसे कि लेट सपोज कोई ट्रूथ टेबल है हमारे पास ऐसी पी और क्यू जैसी, और जो इसका पी और कोई में जैसे लेटस एज्यूम ये कोई ऑपरेशन हमने अप्लाई किया और इस ऑपरेशन को अप्लाई करने पर हमें दोनों कॉलम कैसे मिल गए? ट्रू ट्रू मिल गए। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ये क्या एक टोटोलॉजी है। अब आती है भाई कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ टोटोलॉजी। यहाँ भाई सारी चीज तुम्हारे स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन जो लास्ट वाला कॉलम है वो कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। लास्ट वाला कॉलम कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। तो वी कैन से दैट कि ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। Contradiction is defined as the compound proposition that is always false for all possible truth value of its proposition variable and its contain f in last column of its truth value in table. It means पूरे कंपाउंड प्रपोजिशन को सॉल्व करने के बाद बेशक हमारे स्टेटमेंट वहां पे ट्रू हैं, बेशक हमारे स्टेटमेंट कैसे हैं? ट्रू हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? लास्ट कॉलम में मिलता है हमें फॉल्स। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है? कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन है। ठीक, तो अब आती है कंटिजेंसी। ठीक, कंटिजेंसी क्या होती है? इसमें जो लास्ट कॉलम होता है उस लास्ट कॉलम में क्या कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स दोनों तरीके के आउटकम्स आएंगे, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। लेटस ऐसी कुछ कि आधी वैल्यूज तो ट्रू हैं और एक वैल्यू फॉल्स, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? कॉन्टिजेंसी। ठीक, ए प्रपोजिशन विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, ना तो क्या हो टोटोलॉजी हो और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो क्या होगी? ये कॉन्टिजेंसी होगी। ठीक, अब आती है सेटिस्फिएबिलिटी, मतलब कि सेटिस्फिएबिलिटी। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्मूला, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड बेसिकली हम जानते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो वो डेरिवेट होगी सब स्टेटमेंटों में। इट मीन्स एक कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है और वो डेरिवेट हुई है P1 P2 अप टू Pn तक। ठीक, इज सेट टू बी सेटिस्फेबल। हम इसे सेटिस्फेबल जब ही कहेंगे कि इट हैज अ ट्रुथ वैल्यू। ये क्या? इसमें ट्रुथ वैल्यू होगी T फॉर एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन। इट मीन्स उसके मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट्स को डेरिवेट करने के बाद सब स्टेटमेंटों में डेरिवेट करने के बाद उसके एक कॉम्बिनेशन में कम से कम क्या आएगी? ट्रुथ वैल्यू आएगी। इट मीन्स P1 P2 Pn में से किसी एक कॉम्बिनेशन में क्या आ सकती है? ट्रू वैल्यू आएगी। तो वी कैन से दैट कि ये पूरा स्टेटमेंट कैसा है? सेटिस्फिएबल है। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या सेटिस्फिएबल है या नहीं है। ठीक, आई होप कि ये चारों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद आता है एक छोटा सा बहुत अच्छा सा टॉपिक, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। ये 2 मार्क्स में आ जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें कुछ नहीं, 4 प्रॉपर्टी होती है, उनको देखना पड़ता है सिर्फ कंडीशन वो स्टेटमेंट को बताने के लिए कि वो वेल फॉर्म्ड है या नहीं है। देखिए, टू जनरेट ए वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला रिकर्सिवली फॉलोइंग रूल्स आर। अगर किसी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए हमें रिकर्सिवली इन फॉर्मूलों की क्या नीड होती है। ठीक,
सबसे पहला है एन एटॉमिक स्टेटमेंट पी इज वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। क्या है सबसे पहले तो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि शायद जो कंपाउंड है से उसे डेरिवेट मतलब छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसे एटॉमिक बना दिया जाए, एटॉमिक बना दिया जाए जिससे कि उसे फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सके। और जो एटॉमिक बना है, जो एटॉमिक स्टेटमेंट बनी है पी, और वो कैसी होनी चाहिए, वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए। ठीक, इफ पी इज अ वेल फॉर्म्ड, यदि पी वेल फॉर्म्ड है तो उसका नेगोशिएशन भी कैसा होगा, वेल फॉर्म्ड होगा। ठीक, इफ पी एंड क्यू आर वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, यदि दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू कैसी हैं, वेल फॉर्म्ड हैं। वेल फॉर्म्ड, सबसे वेल फॉर्म्ड का मतलब होता है कि उसमें पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और ऐसे ऑपरेटर्स की नीड हो तो उन्हें अप्लाई किया जाए। ठीक, ये यही होता है वेल फॉर्म्ड। ठीक, मतलब उसे एकदम मैनर में लिखा गया हो, यहाँ पैरेंथेसिस आने चाहिए, वह पैरेंथेसिस लगाए हो, जैसे कि ये क्या है, ये सब पैरेंथेसिस में है ना, एक ऐसे भी लिख देते हम डायरेक्टली पी कंजक्शन क्यू, एक ये। ठीक, तो ये सब क्या वेल फॉर्म्ड है, पी एंड क्यू अगर वेल फॉर्म्ड है तो इनके ये सब ऑपरेशन, कंजक्शन, डिसजक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल, ये सारे कैसे हैं, वेल फॉर्म्ड हैं। ठीक, अब लास्ट वाला पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, पैरेंथेसिस एंड कनेक्टिव इज, मतलब कि किसी स्टेटमेंट में क्या वेरिएबल्स होने चाहिए, पैरेंथेसिस होने चाहिए, कनेक्टिव होने चाहिए इन रिकर्सिव वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला इफ इट कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द एबव 3 रूल्स, जो कि हमें ऊपर वाले 3 रूल्स लगाने से मिल जाएगी। देखिए कैसे, अभी क्या एक वेल फॉर्म्ड है, पैरेंथेसिस पहले ये वाला सॉल्व करें जिससे ये रिजल्ट निकल के आए, उस पर ये अप्लाई करें, ये अब जाके ये पूरा फंक्शन सॉल्व होगा, फंक्शन नहीं सॉरी स्टेटमेंट। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वेल फॉर्म्ड क्या होता है। ठीक, बेसिकली इसकी डेफिनेशन आती है और कुछ नहीं आता। आइए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसका क्वेश्चन हमेशा आ जाता है पेपर में, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमने कंडीशन स्टेटमेंट देखे थे, P इम्प्लाइज Q। अभी कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी नहीं है क्योंकि बेसिकली इनको सॉल्व करने से ही समझ में आ जाता है कि डेफिनेशन आप इसकी डायरेक्टली लिख भी सकते हैं अपने आप। ठीक, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखते हैं, अगर हमारे पास कोई कंडीशन स्टेटमेंट है ऐसा P इम्प्लाइज Q, तो उसका मुझसे कोई ये कह देगी भाई P इम्प्लाइज Q है, उसका कन्वर्स बताओ। तो इसका कन्वर्स क्या होता है कि वहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट को क्या इम्प्लाइड करेगा, तो कन्वर्स में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, Q इम्प्लाइज P। अब इसी चीज का मुझसे इनवर्स, तो नेगोशिएशन P इम्प्लाइज नेगोशिएशन Q, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव। अब इनवर्स का कन्वर्स कर दो, इनवर्स का कन्वर्स कर दिया तो वो हो जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव। इट मीन्स आपको क्या कहना चाहिए, सिंपल सा है, मेरे पास दे रखा है P इनवर्स Q, आपने कहा कन्वर्स निकालिए, मैं कर दूंगा Q इम्प्लाइज P, आपने कहा इनवर्स निकालिए, इनवर्स के लिए मैं सिंपल सा जानता हूं, नोट कर दूंगा सारी चीज का। ठीक, अब आप कहेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव तो इनवर्स का ही वो कन्वर्स होता है ये। ठीक, ये आपको बेसिकली 3 चीजें, 3 छोटी सी चीजें अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं इससे। इफ 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। ठीक, ये 3x माइनस 6 0 जब होगा जबकि जब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो क्या ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने एटॉमिक स्टेटमेंट में चेंज किया, इसको क्या एक स्टेटमेंट बना दिया, इसको एक स्टेटमेंट बना दिया। अब ये Q वाली स्टेटमेंट तो मोर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, ना ही ये डिवाइड हो सकती। ठीक, इसमें सबसे पहला रूल्स अप्लाई किया कन्वर्स, इसका हमने निकाला कन्वर्स। भाई कन्वर्स ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास स्टेटमेंट है ये P इम्प्लाइज Q, तो कन्वर्स ये कहता है कि Q इम्प्लाइज P होना चाहिए। तो भाई ऐसे ही हमने निकाला, इफ x इक्वल टू 2 देन 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, कन्वर्स निकाल दी हमने इसका। ठीक, इनवर्स, इनवर्स में क्या है, नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिया। ठीक, ये नॉट लगा दिया।
और इसको एक अनदर रूप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज नॉट इक्वल टू 2। ये भी बात सही है अपने आप में, ठीक। अब काउंटर पॉजिटिव देखते हैं, काउंटर पॉजिटिव में इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स कर दिया, x इज नॉट इक्वल टू 2 देन 3x माइनस, अगर जब x ही 2 के इक्वल नहीं होगा तो क्या ये पूरी स्टेटमेंट 0 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती कभी भी, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। ये एज इट इज क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में AKTU में पूछा गया है, एज इट इज क्वेश्चन, वो भी 10 मार्क्स के अंदर, ठीक। लेकिन अब जो नई सीरीज चल रही है इसमें BCS सीरीज में ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक। ऐसे क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के या ऐसे क्वेश्चन के जो इस पैटर्न पे हों, आपको DSTL की नोट्स या नोट्स तो ये है ही, लेकिन बुक में क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए टॉपिक डाल के। इफ इट रेन्स देन द क्रो विल ग्रो, यहाँ पे भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने एटॉमिक स्टेटमेंटों में चेंज कर लिया, इट रेन्स देन क्रो विल ग्रो। इसका निकाला कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? Q इंप्लाइज करेगा किसको? P को, ये Q इंप्लाइज करेगा P को। इफ द क्रॉप ग्रो, इफ द क्रॉप्स ग्रो, अगर उगती है देन देयर हैज बीन रेन, अगर क्या है कि फसल उग रही है तो इसका मतलब ये बारिश हुई होगी, ठीक है, ये बारिश हो चुकी है, ठीक। इसमें थोड़ा स्टेटमेंट का वो थोड़े सेंटेंसेस का ध्यान रखा जाता है कि कैसे पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक। इनवर्स, इफ इट डज नॉट रेन देन द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, सिंपल सा नोट लगा दिया, बारिश नहीं होती है तो फसल भी नहीं होगी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब इसका अपोजिट इनवर्स वाले का, ठीक है। इफ द क्रॉप डू नॉट ग्रो, यदि क्रॉप्स नहीं होती है देन देयर हैज बीन नो रेन, तो बारिश नहीं हुई होगी, ठीक। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा।